एटमॉस्फेयर होता है हमारा, ये ऑर्गेनिजम्स, हम प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज भी इधर दिख रही हैं आपको। तो बेसिकली हमें कार्बन को पहले जज करना है। जब हम इस तरह का चार्ट बनाते हैं ये हमारी बहुत मदद करता है। जब भी आप मेंस का एग्जाम लिखने जाएं तो एक चीज दिमाग में रखें कि हर चीज आपके दिमाग में चार्ट के फॉर्म्स में होनी चाहिए। एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में हर वक्त होना चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं मेंस के, यूजुअली टाइम रह जाता है कम काफी। जब टाइम कम रह जाता है देन यू आर लॉस्ट कि यार अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कैसे खत्म करें। टाइम बचा है 10 मिनट और क्वेश्चंस नहीं किया तो मार्क्स जाएगा। तो ऐसे में चूज यही करना चाहिए। इट्स लाइक हिटिंग ए 6, बॉल एक है और 6 रन बनाने हैं, ये वाली बात आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में दीज चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और डेमोन्स्ट्रेटिव पिक्टोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशंस, दे कम टू योर हेल्प। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे और आप रिप्रेजेंट करके आ जाएंगे। हम भी एग्जामिनर हैं, वी आर ऑल्सो ए प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, वी नो कि अगर बच्चे ने हमको ये समझा दिया कि उसको आता है तो हम उसको मार्क्स दे देते हैं। तो आपका रोल है कि सामने वाले एग्जामिनर को समझा देना कि आपको टॉपिक आता है। आप कैसे समझाते हैं ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके क्विक डिसीजन पर डिपेंड करता है। आपने बहुत अच्छे से पहले 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास बचे हैं 10 मिनट। तीनों में अगर मार्क्स लेने हैं दैट इज द ओनली वे। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ के 6 मारिए। तो फ्लो चार्ट्स, फ्लो डायग्राम्स एंड रिप्रेजेंटेटिव थिंग शुड बी ट्राइड। पूरा टेक्स्ट लिखने में आप पागल हो जाएंगे, पॉइंट फॉर्म में उसे फ्लो चार्ट दे दें और काम को खत्म करें। दूसरा, ये चीज हमेशा आपको टॉपिक को एक कंपैक्ट फॉर्म में आपके माइंड में मेंटेन करने का काम करती है। तो वो बड़ा जरूरी होता है रखना। अब जैसे हम कार्बन साइकिल यहाँ देख रहे हैं, तो कार्बन साइकिल के आप फ्लो चार्ट में देखते हैं, कार्बन स्टोर्स के बारे में बात बताई जा रही है, कार्बन प्रोसेसेस के बारे में बात बताई जा रही है। तो एक तो स्टोर्स देख लीजिए आप, ग्रे में रिप्रेजेंटेड है। एटमॉस्फेयर भी स्टोर है। उसके बाद हमारी धरती पर जो सॉइल है या धरती पर जो वेजिटेशन है वो भी एक स्टोर है। कोल, ऑयल, गैस जमीन के नीचे वो भी स्टोर है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी स्टोर हैं। तो आपने सिर्फ 2 फॉर्म सीखे यहाँ पर कि स्टोर कहाँ कहाँ है कार्बन, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में और सॉइल के नीचे, सेडिमेंट्री रॉक्स में और ऑयल गैस के फॉर्म में यहाँ पर। दूसरा, आप ओशन सरफेस पे भी कुछ कार्बन पा सकते हैं और डीप ओशन पे भी। अब आपको बताने हैं प्रोसेसेस कि कार्बन किस तरह से कहाँ मूव कर रहा है। जो व्हाइट कलर का एरो हो रहा है वो बता रहा है कि एटमॉस्फेयर से वेजिटेशन या एनिमल्स में कैसे जा रहा है कार्बन, या एटमॉस्फेयर से कैसे आ रहा है और एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है। 2 तरीके ये हो गए। एक चीज हमने बताया कार्बन स्टोर्स कहाँ कहाँ है, दूसरा हमें बताना है कार्बन प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं। कार्बन स्टोर्स आपने बता दिए। अब आपको प्रोसेसेस में 2 चीजें बतानी है कि कार्बन एटमॉस्फेयर से जा कैसे रहा है और एटमॉस्फेयर में आ कैसे रहा है। एटमॉस्फेयर में आ कैसे रहा है, सिंपलेस्ट तरीका आप जानते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, ट्रैफिक है रोड्स पर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोल, इनके बर्निंग से कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है। एक ऑर्गेनिज्म मरा, डिके हुआ, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, कार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है। रेस्पिरेशन को आप जानते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि दिस इज प्रोड्यूसिंग CO2 एंड इट इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर। हालांकि आजकल नई नई थ्योरी आ रही है कि ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है, लेकिन आप उस पर मत जाइए। रेस्पिरेशन में आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू। बर्निंग से फोटोसिंथेसिस, अब उल्टा देखते हैं यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहा है। एटमॉस्फेयर से विड्रॉ करने का तरीका फोटोसिंथेसिस, एटमॉस्फेयर में छोड़ने के ये सारे तरीके। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज यहाँ पर ओशन के सरफेस पर भी चल रहा है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। बाकी आप देखते हैं रॉक फॉर्मेशन हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, यहाँ पर सिंकिंग सेडिमेंट है, डीप ओशन में जमा हो रहा है। ये अलग अलग तरीके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पिक्टोग्राफिक और चार्ट रिप्रेजेंटेशन सोचने चाहिए, बनाने चाहिए, अपने इंडिविजुअल बनाने चाहिए। कॉपी पेस्ट करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, टाइम लग सकता है, लेकिन खुद समझ के चार्ट अगर बनाया तो आपकी पूरी की पूरी बुक को बहुत छोटे में कंपैक्ट किया जा सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं इसमें, इसी सीक्वेंस में। ये बातें भी लिख दी गई हैं इसमें साथ में, थोड़ा इसको और सिंपलर बनाने की कोशिश की गई है। बेसिकली है वही बात। ये ग्लोबल कार्बन साइकिल है, ये थोड़ा सा एलेबोरेट हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि थ्रू योर कैपेबिलिटीज यू आर एबल टू से, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम बताते हैं कि जहां जहां स्टोर्स थे वहां वहां कितना कार्बन है। ये यहाँ पर इन्होंने पेंटाग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है। तो यू कैन से एटमॉस्फेयर में देखते हैं हम 750 है, सोचते हैं कि बहुत होगा लेकिन इतना नहीं है, जस्ट 750, जस्ट 516 प्लांट्स। सॉइल्स में काफी ज्यादा होता है। सॉइल हम टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, 1500। फॉसिल फ्यूल में और भी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा लेकिन अर्थ क्रस्ट में, नीचे जो जमा हुआ है। सरफेस ओशन में ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के ऑलमोस्ट बराबर है। डीप ओशन में काफी ज्यादा है। ये फिगर्स हैं, इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में है। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो उस केस में भी ये चीज हेल्प कर सकती है आपकी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे एटमॉस्फेयर में जा रहा है और कैसे वापस सॉइल में आ रहा है, या अर्थ क्रस्ट में जा रहा है, या सरफेस ओशन में आ रहा है। ये बहुत सारे तरीके हैं कार्बन साइकिल को रिप्रेजेंट करने के। यूजुअली हमने अभी पिछली बार भी बताया था कि कार्बन साइकिल्स जो होती हैं गैसियस साइकिल है, तो गैसियस साइकिल्स को हम परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि कोई इनको डिस्टर्ब कर दे तो वापस ये अपने नॉर्मल लेवल पर या नॉर्मलसी पर रीच करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, क्योंकि इनका एक गैसियस कंपोनेंट जो होता है एक इक्विलिब्रियम का काम करता है, बहुत जल्दी इनको मैनेज कर लिया जाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन, दीज आर परफेक्ट साइकिल्स। बाकी जो सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं, रॉक बेस्ड साइकिल होती हैं, जैसे कि आपकी ये क्या कहते हैं इसको, सल्फर और फास्फोरस, दीज आर रॉकी साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स। अब आप नाइट्रोजन को भी देख लें एक बार। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता ही है कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है और एनिमल्स को तो होती ही है। अब ये प्लांट्स लेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स आर गोइंग टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स सीधे सीधे नाइट्रोजन ले लेंगे, वैसे आपको अच्छे से पता है कि 78% एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है N2, लेकिन N2 उस फॉर्म में यूज नहीं की जा सकती। नाइट्रोजन को आपको कन्वर्ट करना होता है। नाइट्रोजन अमोनिया में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वैसे प्लांट्स में अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट तीनों फॉर्म्स में नाइट्रेट करते हैं, बट नाइट्रेट के नाइट्रेट सबसे ज्यादा होता है। इसी चीज को, नाइट्रोजन को इन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देने को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। कोई ऑर्गेनिज्म मरा, डिके हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो उसकी बॉडी में एक अजीब सी स्मेल आती है, अमोनिक स्मेल होती है। तो दैट इज काइंड ऑफ अमोनिफिकेशन इज गोइंग ऑन इन डेड ऑर्गेनिजम्स। अमोनिफिकेशन बेसिकली नाइट्रोजन, जो उसकी बॉडी के नाइट्रोजन कंपोनेंट्स थे, जैसे बॉडी में प्रोटीन्स थे, एमिनो एसिड्स थे, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया थ्रू अमोनिफिकेशन। वो अमोनिया नाइट्राइट में बनेगी नाइट्रिफिकेशन से, नाइट्राइट और नाइट्रेट में बनेगी नाइट्रिफिकेशन से,
तो दो तरह के बैक्टीरिया आपको पता होने चाहिए कि जो अमोनिया को, जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और एक तरह के बैक्टीरिया वो होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और एक तरीके के बैक्टीरिया वो होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. फाइनली this is uptaken by the plants, then these plants may be taken by the animals, यानी कि हम जो अनाज खाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां, जो भी खाया जाता है वो सब हमको प्रोटीन देता है. वो प्रोटीन ही वो उसी प्रोटीन के ब्रेक डाउन के बाद एमिनो एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं. इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है. इस तरह से हमारी बॉडी में भी वो नाइट्रोजन पहुंच जाता है. नाइट्रोजन बड़ा वाइटल एलिमेंट है हमारी बॉडी में. जिस चीज की बात करें उसी में नाइट्रोजन है. डीएनए क्या है? डीएनए में नाइट्रोजन है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अगर आप देखें तो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भरा हुआ है. हर चीज में नाइट्रोजन है. यू स्पीक ए थिंग विदाउट नाइट्रोजन देयर इज नो ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो देन वी कम टू आफ्टर दिस देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. जो एमिनो एसिड्स वगैरह हैं या जो हमारे नाइट्रेट हैं या जो भी एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं, दे विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड इट इज रिलीज्ड एज गैस इनटू द एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर. तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे पास अलग से होते हैं. दे कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन आ जाएगा. तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हुआ. लेकिन हमारे संसार में आर्टिफिशियल फिक्सेशन भी होता है नाइट्रोजन का. वो एक हेबर्स प्रोसेस होता है, जो कि आप फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री देखते हो. क्रॉप्स में हम यूरिया वगैरह की सप्लाई करते हैं. दीज थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड. यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अमोनिया through a process called as Haber's process. Haber's process is almost doing the same amount of nitrogen fixation which is done naturally. समझ रहे हैं आप? अब जो चीज नेचुरली फिक्स हो रही है और जो चीज अननेचुरली आर्टिफिशियली फिक्स हो रही है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, मेनली सीरियल्स, पल्सेस. पल्सेस में तो चलो एक बार को नाइट्रोजन अपने उनकी रूटने लगी उसमें ही मिल जाता है. लेकिन सीरियल्स का प्रोडक्शन, जो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन है स्पेशली, दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स. उस फर्टिलाइजर कंजम्पशन के लिए हम नेचुरली उसको सफिस नहीं कर सकते हैं. नेचुरली उतना नाइट्रोजन नहीं होता है. अब लगातार क्रॉप पर क्रॉप हम लेते जाते हैं तो नाइट्रोजन डिप्लेशन हो जाता है सॉइल. When soil is depleted in nitrogen, we try to supplement that depletion of nitrogen in the soil through applying urea fertilizers. अब यूरिया के फर्टिलाइजर आप लगा दोगे जब फसल काट लोगे और फिर बारिश होगी तो पानी बहेगा और पानी बह के उस नाइट्रोजन को वाटर बॉडीज में ले जाएगा. अब क्या होगा? समस्या अब आएगी, क्योंकि नाइट्रोजन जब वाटर बॉडी में, किसी भी वाटर बॉडी में पहुंचता है तो नाइट्रोजन को बोला जाता है इट इज ए लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ. अब नाइट्रोजन यहाँ पहुंचा तो छोटे छोटे प्लांट्स जो शुरू में फ्लोटिंग थे वो सबमर्ज होंगे, डीप प्लांट्स हो जाएंगे. धीरे धीरे ये वाटर बॉडी जो है इट विल बी कंजेस्टेड, ऑक्लूडेड, और धीरे धीरे ये स्पेस जो पानी का है ये एक डेड स्पेस बन जाएगा. धीरे धीरे करके ये उथला होता जाएगा और एक दिन ही खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा न्यूट्रिएंट इसके अंदर डाल दिया नाइट्रोजन के फॉर्म में. नाइट्रोजन इसके अंदर एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स कराएगा. ज्यादा मल्टीप्लाई होने की वजह से प्लांट के धीरे धीरे ये वाटर बॉडी क्लॉग हो जाएगी, उथली हो जाएगी, एक दिन ये खत्म हो जाएगी, डेड स्पेस बन जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम यूट्रॉफिकेशन भी बोलते हैं. इंग्लिश में इसको यूट्रॉफिकेशन बोलते हैं या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. तो बेसिकली हम इसको न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर रहे हैं इसका. इस तरह से हम यूट्रॉफिकेशन करते हैं. दूसरी और भी समस्याएं होती हैं कि पानी में नाइट्रोजन आएगा. अब ये नाइट्रोजन युक्त पानी अगर कोई महिला पिएगी और वो प्रेग्नेंट है तो क्या होगा? उसके बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्योंकि उसका बच्चे का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बजाय मेथ हीमोग्लोबिन बनाएगा. मेथ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है. इसके कंपैरिजन में मेथ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन.
बाकी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होगा नाइट्रोजन की, और सारी दिक्कतें इसमें आएंगी। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का इशू जो है आप पूरा का पूरा चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो समस्याएं होती हैं वो भी एक कोने में लिख के खत्म कर सकते हैं। यू कैन टेक हार्डली मोर देन 3 minutes टू टेल एवरीथिंग अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू ए चार्ट लाइक दिस। बहुत आसान है। ये भी एक चार्ट है, आप अपनी पसंद का चार्ट चूज कर सकते हैं, उसे अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सॉइल रूट नोड्यूल्स में, जैसे राइजोबियम या पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह होती हैं, वहां ये अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया। अमोनिया को नाइट्रेट बैक्टीरिया ने नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, इसने नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया ने नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर प्लांट्स ने इसको ले लिया और अपने अंदर एमिनो एसिड के फॉर्म में बना लिया। जैसे ग्रास है, ग्रीन में रिप्रेजेंटेड है, इस ग्रास को गाय ने खा लिया, काऊ ने खा लिया, इसकी डेथ हो गई, फिर ये डिके हो गई, अमोनिया फिर आ गया, फिर सर्कुलेशन में ऐसे ही अमोनिया आ जाएगा। बेसिकली साइकिल क्या है, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, फिर डेथ, डिके, फिर अमोनिया। तो साइकिल बेसिकली यहाँ चल रही है आप देखें तो। इस बीच में आप एक बैक्टीरिया और देखते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो भी बीच में ऑपरेट करते हैं, इस नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा 3 तरह के बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स जो कि अमोनिया को सीधे सीधे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया नाइट्राइट, जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तीसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 तरह के बैक्टीरिया के बारे में आप बता दें तो आप बहुत कुछ जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अगर चौथी बात आपने डीनाइट्रीफाइंग के बारे में बता दी तो आप ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अगर आपने ये बता दिया कि भाई ये एमिनो एसिड में गया, काऊ ने खाया, फिर ये हुआ। अच्छा, तीसरी बात ये हो गई कि देखो ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो रहा है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बाद बारिश हो जाती है। फर्टिलाइजर तो आपको पता ही दिया हमने कि जितना नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है लगभग उतना ही आज की डेट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जाएगा कहाँ? जाएगा तो खेतों में। अब खेतों में जाएगा तो रन ऑफ भी होगा, रन ऑफ होगा तो वाटर बॉडीज को ऑक्लूड करेगा। उस ऑक्लूजन के चलते धीरे धीरे वाटर बॉडीज खत्म होती जाएंगी। ये समस्या है, इसको आप चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सल्फर साइकिल देखते हैं। फिर सल्फर साइकिल का एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। आप देखें तो रॉक सल्फेट होता है या वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू जो H2S निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रेनफॉल के साथ नीचे गिरेगा, रन ऑफ के थ्रू फिर प्लांट्स में जाएगा, मेरीन इकोसिस्टम्स में जाएगा, फिर मेरीन सल्फेट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली हम अगर फॉस्फोरस साइकिल को देखें तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जो हम बनाते हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज बेसिकली ऑल प्रोड्यूस थ्रू फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनकी माइनिंग करने के बाद उनके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स are uptaken by the plants. After the uptake by the plants, there is organic decomposition, decaying plant animal. Then again those phosphates will run off into water. Process same है। एक बार नदी के या तालाब के पानी में जाने के बाद फॉस्फेट क्या करेगा? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के चलते समस्या यही आनी है, यूट्रोफिकेशन की, वाटर बॉडीज के खत्म हो जाने वाली। तो बेसिकली ये 4 साइकिल होती हैं जिनको आप पिक्टोग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास बायोजियोकेमिकल साइकिल का, आपके पास 7-8 मिनट से ज्यादा उसे आंसर करने को नहीं है, तो इन दैट केस रिप्रेजेंटेशन इन द चार्ट फॉर्म इज द ओनली वे।
दूसरा ये चीज जरूर हाईलाइट करनी होती है कि डिसरप्शन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल के चलते क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर बायोजियोकेमिकल साइकिल डिसरप्ट हुई, अपने नॉर्मल कोर्स से हटी, तो क्या समस्या हो सकती है? कार्बन साइकिल में क्या समस्या होगी, नाइट्रोजन में क्या होगी, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल में क्या होगी। हाँ, सल्फर का हम बताना भूल गए। अगर सल्फर का एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट बढ़ गया तो क्या होगा कि रेन वाटर के साथ मिलके इट विल फॉल एज H2SO4। तो उसको हम एसिड रेन भी बोलते हैं। यूजुअली एसिड रेन तब बोला जाता है जब pH 5.6 से कम होता है वाटर का, रेन। दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन विल डैमेज ऑल द आर्टिकल्स, इट विल ब्लीच द मॉन्यूमेंट्स। दूसरा, एटमॉस्फेरिक एसिड रेन के प्लांट्स पर भी साइड इफेक्ट्स हैं और ह्यूमन बीइंग पर भी। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए नोन पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट बाद में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाने में भी काम में आता है, वो सब हम पॉल्यूशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इसमें देखो, ये डेड जोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन दिस मैप। डेड जोन्स, डेड जोन्स मतलब ये यूट्रोफिकेशन के चलते जो वाटर बॉडीज खत्म हो गए हैं, those areas have become those areas have lost their fertility। रेड सी के पास ये जो डेड जोन है और ये वाला जो जोन है अटलांटिक के इधर, दीज जोन्स, ये जो जापान के पास डेड जोन्स है, सो दीज आर द डेड जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? पहली चीज, इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअली क्या होता है कि whenever a plot of land, whenever a area is left blank for certain time, what will happen? Gradually they will develop some vegetation। तो some vegetation is the rule, कुछ ना कुछ तो पैदा होना ही है किसी न किसी प्लेस पे। तो ये बोला जाता है कि जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स की, दे आर बेसिकली, ऑल द बायोटिक कम्युनिटीज आर वेरी डायनेमिक। यानी कुछ ना कुछ चेंज आपको किसी ना किसी कम्युनिटी में होता जरूर मिलेगा। तो बायोटिक कम्युनिटीज आर डायनेमिक बाय नेचर। सो पहला कंपोनेंट है कि बायोटिक कम्युनिटी है तो डायनेमिक होगी, और चेंज तो होना ही होना है उसमें कुछ ना कुछ टाइम के साथ। सो व्हेन चेंज इज ought to be there, so that change will take certain time, so it will have a particular time scale। उस टाइम स्केल में ही वो चेंज होगा उसमें। So what are the changes that take place on a ecological time scale in a biotic community? It is called succession। So the process by which communities of plant and animal species, we are talking about both plant and animal species, in a area are replaced or changed into another over a period of time is called ecological succession। ये इसकी सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट और एनिमल स्पीसीज की कम्युनिटीज, द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन ए एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज्ड इनटू अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। आप मतलब फॉर एग्जांपल हम एक बात करें कि एक वोल्केनिक लावा, एक वोल्केनो बस्ट हुआ, वहां से लावा निकला, लावा ने उस एरिया में पूरे में वो फैल गया, बेसिकली लावा का रॉक बनेगा धीरे धीरे। तो ओवर ए टाइम व्हाट हैपेंस दैट लावा हैज एक्चुअली नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनिशियली उस लावा के पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, धीरे धीरे करके वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म आना शुरू होंगे और एक दिन क्या होगा कि वहां पर
एक वेजिटेशन तैयार होगी, रादर ये कह सकते हैं कि एक फॉरेस्ट भी तैयार हो सकता है। उस फॉरेस्ट में तरह तरह के एनिमल भी मिल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो क्या था, लावा था। तो वहां क्या हुआ कि सक्सेशन हुआ, कम्युनिटीज आई और दोज कम्युनिटीज चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें इकोलॉजिकल टाइम इसके। तो इस तरह के सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जहां कोई लाइफ का नामो निशान नहीं था, वहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, तरह तरह के प्लांट डेवलप हुए और उनके साथ साथ तरह तरह के एनिमल डेवलप होते गए, और उन प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज का नेचर चेंज होता गया, उनकी स्पीसीज चेंज होती गई। तो वो प्राइमरी सक्सेशन हुआ। अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे एक खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट, यह एक खेत है जिसकी जुताई कर दी गई, उसमें से क्रॉप काट ली गई है, उसको जोत दिया गया है, लेकिन उसको खाली छोड़ दिया गया है, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, भले ही आप कुछ ना करें, धीरे धीरे उसका एक दिन एक जंगल तैयार हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक रीजन दैट एरिया इज प्रेजेंट। So what is the area in which it is present? Suppose वो एरिया किसी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में है, सपोज दिल्ली हरियाणा के आसपास का एरिया है, ट्रॉपिकल थॉर्न रीजन। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खाली प्लॉट में घास फूस उगेंगे, फिर बबूल, बेर, पलास, इस तरह के कांटेदार वृक्ष धीरे धीरे वो पूरे में उगाएंगे, आप कुछ करें या ना करें। अगर ऐसे ही खाली प्लॉट आप छोड़ देते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं, तो वहाँ बड़े पेड़ आएंगे, पीपल, नीम, जामुन, आम, ये सब डेवलप हो सकते हैं। तो वो एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप का रीजन है, तो उसी तरह का फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ये नहीं, ये होता है कि कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ प्रेजेंट है, मतलब दैट एरिया इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड ऑफ लाइफ। वहाँ पे लाइफ थी, लेकिन किसी इवेंट के चलते वो लाइफ खत्म हो गई, चाहे वो इवेंट उस खेत की जुताई कर दी गई, या उस खेत में आग लग गई या लगा दी गई, या उस खेत को जस्ट ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। और आप जैसा कि समझ रहे होंगे, प्राइमरी सक्सेशन बहुत टाइम लगेगा और सेकेंडरी सक्सेशन बहुत थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा। थोड़े टाइम में पूरा मतलब वहाँ की क्लाइमेक्स कम्युनिटी उसको मिल जाएगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि एक आपने 2-4 एकड़ खाली भूमि छोड़ दी, तो उस खाली भूमि में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा, अगर वो एरिया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बन जाएगा। अगर वही एरिया, सपोज उस एरिया में एक रॉकी रीजन है, सपोज बुंदेलखंड का एक रॉकी रीजन है, वहां से सारा वेजिटेशन हट जाता है, या एक लावा है जिसके चलते सारे एरिया में सारा साइन ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है, कोई लाइफ का नामो निशान नहीं है, वहां डेवलप होने में 1000 साल के करीब लगेगा। वनिस्पत जहां सेकेंडरी वेजिटेशन जब डेवलप हुई है, उसमें सिर्फ 100 साल लगेगा। यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने में सिर्फ 100 साल लगेगा, 100 साल तक लग सकता है, 100 एग्जैक्ट तो नहीं होता कुछ भी, 100 साल के करीब लग सकता है। लेकिन वैसी ही वेजिटेशन अगर प्राइमरी सक्सेशन में तैयार करनी है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन, तो उसमें 1000 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं क्लाइमेक्स, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I move forward in the same. तो प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली हैपन्स, अब हम सक्सेशन की जब बात कर रहे थे तो हमने शुरुआत की कि बायोटिक कम्युनिटीज आर बाय नेचर डायनेमिक and change happens over a period of time in response to the change in the environment. So the process by which community of plant and animal in area are replaced or changed into another over a period of time, it is called ecological succession. अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग you should notice that it is a directional change. ये एक दिशा में होता है, इसकी एक दिशा होती है, ये नहीं कि किसी भी दिशा में हो पड़ेगा।
इसकी दिशा मतलब अगर एक बेयर एरिया है तो वो धीरे धीरे करके ग्रास बनेगी, फिर श्रब्स आएंगे, हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, धीरे धीरे ट्रीज आएंगे और एक दिन एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे बन जाएगी। सो बेसिकली इट इज ए डायरेक्शनल चेंज फ्रॉम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ, लेस रिजिलियंट से मोर रिजिलियंट की तरफ, लेस प्रोडक्टिव से मोर प्रोडक्टिव की तरफ। यानी कि आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, रेजिलियंस की तरफ बढ़ रहा है और प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहा है सक्सेशन। अच्छा, प्राइमरी सक्सेशन के बारे में आपको हम बता चुके कि ये इट अकर्स ओवर ए बेयर और न्यूड और अनऑक्युपाइड एरिया सच एज रॉक। एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं इसके एग्जाम में, सच एज रॉक्स, न्यूली फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स, deltas, emerging islands of volcanoes, lava, glacial moraines। मोरेन एक फीचर होता है जो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। That is also an area where primary succession takes place. So basically, the end thing is that where no community existed previously and soil formation is yet to take place. So when even soil or formation has not occurred, कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती और इन कम्युनिटीज, इनकमिंग कम्युनिटीज को आना है और फिर वहां पर सरवाइव करना है, थ्राइव करना है। ऐसी सिचुएशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अच्छा, हम अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, सेकेंडरी सक्सेशन आपको पता है कि वो उस एरिया में होता है जहां पहले कुछ था, कोई क्रॉप थी, लैंड थी, सॉइल फॉर्मेशन हो चुका था। सॉइल फॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी नहीं थी, सॉइल फॉर्मेशन पहले हो रखा था। करना क्या था कि बस नए वेजिटेशन, नए प्लांट्स, एनिमल्स को आना था, आना भर था। तो उसी के प्रोसेस को हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में सालों लग सकते हैं, सालों मतलब 100 साल के करीब, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन 1000 साल तक ले सकता है। तो सक्सेशन की अगर हम चीजें देखें तो कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सॉइल पहले से है ही, और इसके एग्जांपल्स आपके होते हैं कि एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्टेड बट दैट इज रिमूव्ड, डिस्टर्ब्ड और वाइप्ड आउट बाय ए नेचुरल इवेंट। कभी कभी नेचुरल इवेंट जैसे हरिकेन है, सुनामी है, साइक्लोन है, फॉरेस्ट फायर है, ह्यूमन एक्टिविटी है लाइक टिलिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ लैंड, इनके चलते दैट एरिया हैज बीन वाइप्ड आउट। जैसा हम पहले बता चुके हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद हैं, नया नहीं बनाना। ये प्राइमरी सक्सेशन में तो सॉइल भी बनानी थी, यहाँ पर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, पहले से बहुत सारी सीड्स हैं, बीजों का भंडारण है सॉइल के नीचे। एक तरीके से देयर इज लार्ज पूल ऑफ सीड्स और बहुत सारे डोरमेंट स्टेजेस हैं ऑर्गेनिजम्स के। तो बेसिकली होना यही है कि एज ए रूल सारे इकोलॉजिकल सक्सेशन में सिंपलर कम्युनिटीज आर फेज्ड आउट इन फेवर ऑफ कॉम्प्लेक्स वन एंड प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब हम ये सोचते हैं कि क्या जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ बायोटिक में हो रहा है या एबायोटिक में भी हो रहा है। तो बेसिकली चेंज हैबिटेट में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनिज्म वहां पर रहते हैं, वो भी उसके अंदर चेंज लाते हैं। चेंज इन द हैबिटेट। तो बेसिकली इन एवरी सक्सेशन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक चेंजेस हैपनिंग। अगर आपसे ये पूछे कि क्या जो चेंज हो रहा है कम्युनिटीज में सक्सेशन के दौरान वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है या एनवायरनमेंट में भी है, तो आपका आंसर होगा दोनों में है वो चेंज। Abiotic as well as biotic component undergo a change,
because change in habitat is brought about by both the activities of communities as well as the physical environment of that particular area. Physical environment influences the nature, direction, rate एंड ऑप्टिमल लिमिट ऑफ चेंजेस. सक्सेशन के दौरान प्लांट ही नहीं बल्कि एनिमल कम्युनिटीज भी चेंज होती हैं. तो ये बेसिक चीजें हुई सक्सेशन की. सक्सेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कम्युनिटीज के बारे में जानना चाहिए. पायनियर कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज होती हैं जो सक्सेशन को इनिशिएट करती हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती हैं, जिनके आने के बाद किसी और का आना बाकी नहीं रहता. तो दोनों तरह की कम्युनिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. कम्युनिटी विच इनिशियली इनहेबिट द बेयर एरिया is called pioneer community. Pioneer community after some times get replaced by another community with different species combination. Pioneer communities form and enrich the soil. As the generation of mosses and lichen of pioneer community die, decompose, they add to the soil. फिर उसके बाद उनके ऊपर नई प्लांट जनरेशन ग्रो करती है. तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, कम्युनिटी के ग्रो करने का सीक्वेंस क्या होगा. तो वो हम वाटर में भी देखेंगे और लैंड पर भी देखेंगे क्या सीक्वेंस होगा. तो आप के सामने जो पीपीटी है उसमें आप देख सकते हैं. ये पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको सबको, ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन. यस सर. हाँ यस सर. तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक बेयर रॉक है. अब वो बेयर रॉक कैसे बना, वो कुछ भी रीजन हो सकता है. वो किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू एक बेयर रॉक बना है. उस बेयर रॉक पे सबसे पहले जो कम्युनिटी इन्वेड करेगी वो होंगे लाइकेंस. लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई. एल्गी आप जानते हैं कि सबसे बेसिक जो प्लांट होता है वो एल्गी होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. और फंगाई क्या होता है? फंगाई एक तरीके का सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि वो डिकम्पोज्ड चीजों को खाता है. तो लाइकन जो चीज होती है, लाइकन का कॉम्बिनेशन जो होता है एल्गी और फंगाई का, दो काम साथ साथ होने लगते हैं. एक तो होने लगती है फोटोसिंथेसिस, दूसरा जो भी फोटोसिंथेसिस से प्लांट तैयार हो रहा है उस प्लांट के मर जाने के बाद उसका डिकम्पोजिशन बड़ा फास्ट होता है. तो फास्ट कराने में मदद कौन करता है? फंगाई. तो लाइकेंस बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगाई और एल्गा की. एल्गी उसको फूड देता है, एल्गी उसको फूड देता है, बना बनाया खाना देता है, रेजिडेंस देता है, और फंगाई उसको डिकम्पोज करने का काम करता है ताकि ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो सके. जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता जाता है और छोटे छोटे प्लांट्स आने लगते हैं, जैसा आप देख रहे हो. फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स आएंगे, लाइकेंस हैं. तो लाइकेंस के बाद फिर मॉसेस आएंगे. मॉस जो ब्रायोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी को रिटेन कर लेते हैं. क्योंकि इस वक्त कंडीशन बहुत हार्श है. हार्श कंडीशन में सबसे पहले होता है सतह पे जमने वाला एक तरह का लाइकेन होता है, उसको बोलते हैं क्रस्ट बनाने वाला लाइकेन, क्रस्टियोज लाइकेन. फिर आता है फ्रक्टियोज लाइकेन, फिर आता है फोलियोज लाइकेन जिसके लीफ जैसे भी होते हैं. फिर उसके बाद मॉसेस आएंगे, ब्रायोफाइट्स जिसको बोलते हैं, जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं. आपने गमलों में देखे होंगे या किसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की शॉप पर जाएं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स काफ़ी चबी होती हैं, बड़ा बड़ा स्पंजी टाइप की लीव्स होती हैं, वाटर रिटेन किए हुए रहती हैं. तो लोग यूजुअली रखते हैं उन पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा. तो दोज आर मॉसेस, वो सेकंड स्टेज होती है. फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर छोटे प्लांट्स आएंगे, हर्ब्स जिनकी स्टेम टाइट नहीं होती. फिर उनसे बड़े आएंगे श्रब्स. फिर धीरे धीरे प्लांट्स बड़े होने लगेंगे. एक दिन ऐसा आएगा कि शेड टॉलरेंट ट्रीज भी ग्रो होने लगेंगे. शुरू में जो प्लांट ग्रो होंगे वो शेड इंटॉलरेंट होंगे, जिनको नेसेसरीली धूप चाहिए ही चाहिए, तो वो फैलने का काम करते हैं सारी जगह में. उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें डेंस होने लगेंगी,
उस पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी आ जाएगी। अगर वो एरिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस के क्लाइमेट में एग्जिस्ट करता है तो वैसा फॉरेस्ट बनेगा, अगर वो रेन फॉरेस्ट के एरिया में एग्जिस्ट करता है तो वैसा फॉरेस्ट बनेगा, अगर वो टुंड्रा में है या एल्पाइन टैगा में है, कहीं है, वैसी ही वेजिटेशन आ जाएगी, वैसा ही बायोम तैयार हो जाएगा जैसा कि उस रीजन का क्लाइमेट परमिशन देता है। तो उस कम्युनिटी को जहां फर्दर चेंज की गुंजाइश नहीं होती, जो कम्युनिटी एकदम स्टेबल होती है, रिजिलियंट होती है, हाईली प्रोडक्टिव होती है, उस कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बेयर रॉक से, फिर लाइकेंस आते हैं, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स आते हैं, फिर पेरिनियल यानी कि किसी भी सीजन में ग्रो करने वाले हर्ब्स आते हैं, फिर ग्रासेस, फिर श्रब्स थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे बोगनविलिया एक श्रब है, तुलसी एक हर्ब है, आप समझ लेंगे उससे डिफरेंस। शेड टॉलरेंट, फिर बड़े ट्रीज आ गए। तो ये हमने एक टेरेस्ट्रियल सक्सेशन को रिप्रेजेंट किया है इसमें। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं इसकी। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, ये सेकेंडरी सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं। 100-200 साल लग सकता है इसमें। प्लोड फील्ड यानी जुता हुआ खेत है, ये कुछ भी नहीं है, इसको खाली छोड़ दिया गया है। उसके 1-2 साल बाद इसमें एनुअल वीड्स जो खरपतवार होते हैं वो आ जाएंगे, फिर कुछ ग्रासेस आ जाएंगी और पेरिनियल्स आ जाएंगे जो पूरे साल ग्रो करते हैं अप टू 20 ईयर्स। उसके बाद उस एरिया के स्पेसिफिक प्लांट्स आने लगेंगे, जैसे कि ट्रॉपिक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप इसमें देखिए स्प्रूसेस हैं, ओक्स हैं, चेस्टनट है, ओक है, हिकोरी है, ये सारे प्लांट्स आ जाएंगे। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब आएगी तो हम कुछ प्लांट्स और देखते हैं, जैसे ब्लैक वॉलनट, मेपल देखते हैं, ट्यूलिप पॉपुलर देखते हैं। ये सारे प्लांट्स आके इसको एकदम मिक्स्ड वेजिटेशन बना देंगे, ये एक स्टेबल कम्युनिटी होगी। और आप देखेंगे कि एक जुता हुआ खेत 100 साल के अंदर या 100 से 200 साल के अंदर एक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये भी होगा कि इसमें वैसे ही एनिमल भी मिलने लगेंगे आपको, यहाँ पर प्यूमा, आपको ग्रिजली बियर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैबिट्स, big squirrels, everything will be visible within 100 to 200 years if you leave it without doing anything. तो ये है टेरेस्ट्रियल सक्सेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ मूविंग ऑन टू एक्वेटिक सक्सेशन। एक्वेटिक सक्सेशन जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, यूट्रोफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो यूट्रोफिकेशन को ही अगर हम डिस्कस करें, सपोज ये एक बहुत बड़ा तालाब है, इसमें शुरुआत में कोई प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तालाब या ये क्रेटर है जो कि क्रिएट हुआ किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते, या पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, आप जानते ही हैं, लैंडस्लाइड्स के चलते नए नए क्रेटर्स और लेक्स बनते रहते हैं। तो सपोज एक लेक बना, ये जो लेक है एक पॉन्ड बना, पॉन्ड या लेक जो भी है ये तैयार हुआ। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक प्राइमरी सक्सेशन में आएगा वो आएगा फाइटोप्लैंक्टन। जैसे उधर हमारे एल्गी आया, मतलब एल्गी नहीं, एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन लाइकेन आया, क्रस्ट फॉर्मिंग लाइकेन, यहाँ पर हमारा आया फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। So these microscopic plants first invade that body of water, and that body of water gradually lead to the next stage, which is submerged plant stage. Submerged plant stage. After that submerged plant stage, you will see submerged free floating plant stage. शुरू में क्या था कि जब फाइटोप्लैंक्टन शुरू में आए तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से घूमते रहे होंगे, सनलाइट होती होगी, फोटोसिंथेसिस करते होंगे। फिर धीरे धीरे ये जमीन पे भी कुछ प्लांट सबमर्ज्ड वाले, जिनको जमीन की सपोर्ट की जरूरत होती है, सॉइल चाहिए जिनको, वो प्लांट धीरे धीरे नीचे ग्रो करने लगे। उनके ग्रो करते करते अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सनलाइट पूरा आ रही थी, लेकिन फिर भी इन प्लांट्स के अंदर एक कंपटीशन जनरेट हुआ। उस कंपटीशन के चलते कुछ ऐसे प्लांट आए जो कि फ्री फ्लोट कर सकते हैं और ऊपर से ही सनलाइट को टैप कर सकते हैं। उनको नीचे रुकने में तकलीफ थी, यहाँ आ गए।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प यानी कि आपने देखे होंगे कि किसी भी तालाब के किनारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी की डंडी बड़ी लचीली होती है ना, जिनकी स्टेम बड़ी लचीली होती है और लीव्स लंबे लंबे होते हैं। तो दीज काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज रीड स्वैम्प स्टेज। अभी एरिया बहुत उथला हो गया और गीला हो गया, लेकिन वैसे फिर भी बीच में कुछ सेंटर में पानी है, और ये प्लांट्स जो रीड रीड यानी कि फ्लेक्सिबल स्टेम, स्वैम्प यानी कि उथला पानी वाला इलाका। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी मार्श मीडो स्टेज। मार्श मीडो स्टेज is a stage where there are various kinds of plants, but still it has got the plants which can grow only in proximity of water. यहाँ पे इसको watery तो रहना होगा। Then there is a scrub stage. Scrub stage में आपको हर्ब, श्रब और दूसरे टाइप के सारे ट्रीज मिलेंगे, और धीरे धीरे वो पूरा वाटरी एरिया ऑब्लिटरेट कर दिया, खत्म हो गया वो वाटर बॉडी। यही एक डेंजर है यूट्रोफिकेशन का, जो हम इसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो वाटर बॉडी खत्म और ये पूरा पूरा प्लांट स्टेज आ गई। देन this can get converted into a forest depending upon the area where that water body was. Suppose this water body was in a tropical rainforest, it will get converted into tropical rainforest. If it was in a alpine region, it will get converted into alpine vegetation. So this is ecological succession. So are you able to get this, whatever I have told you till now? Yes, sir. So अब हम इसकी बात करते हैं टेरेस्ट्रियल सक्सेशन और एक्वेटिक सक्सेशन। एक्वेटिक सक्सेशन में आप याद रखिएगा कि सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी कि फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर सेकंड लास्ट स्टेज, फिर मार्श मीडो, देन सेकंड लास्ट स्टेज इज स्क्रब स्टेज, देन फॉरेस्ट। आपको ये सीक्वेंस याद करना होगा। बाकी जो इसमें बताया गया है, एवरीथिंग कैन बी मोल्डेड एज ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। So since this is the first day after such a break, I will not like to carry you for long. Next time, initial half hour we will be contributing for a test on biology and on biogeochemical cycle and ecological succession. Is it okay with all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for today's class you can leave now, and next class be prepared with these two topics, especially the topic of this biogeochemical cycle and ecological succession. इससे पहले भी कुछ किया था, उसका भी रह गया है शायद अभी। आई थिंक थोड़ा सा ये भी रह गया है हमारा। बायोटेक कम्युनिटीज वाले में से भी हम टेस्ट लेंगे। पिरामिड तक शायद हो गया था, तो ये इकोलॉजी, ये बायोटेक कम्युनिटीज वाला भी रह गया था आपका। So thank you all of you, and wish you good luck for all your exams which you are taking these days, and continue with this class. We will resume it probably on the same time on Saturday. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.